नमस्कार, मैं कुमार वरुण आज के इस साहित्यिकी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग निराला की रचना कर्म पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर विनय कुमार। डॉक्टर विनय जी, आपका मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आशा कुमारी हैं जो कि मगध महिला में पढ़ाती हैं। आपका भी स्वागत करता हूं मैं। जहाँ तक निराला पर बातचीत जब की जाती है तो छायावादी संदर्भ को लेकर बातचीत की जाती है और छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं या उसके आगे की जो प्रवृत्तियां हैं, छायावाद से लेकर प्रगतिशील चेतना के जो संदर्भ हैं साहित्य में, जो समकालीन मूल्यबोध हैं या सांस्कृतिक मूल्यबोध हैं, उन मूल्यबोधों को के माध्यम से हम निराला की कविताओं में, निराला के रचनाक्रम में उन मूल्यबोधों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उसी ढूंढने की जो एक लंबी कवायद है उस पे विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनय जी हैं। विनय जी कवि हैं और पाटल संस्था के माध्यम से जो पटना की जो एक साहित्यिक जो एक मिजाज है उस मिजाज को जीवंत करने में इनकी बड़ी भूमिका है और कई पुस्तकों के रचनाकार हैं। और हाल में यक्षिणी इनकी बहुत चर्चित पुस्तक प्रकाशित हुई है। देश के लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहते हैं। पेशे से चिकित्सक हैं, मन से कवि हैं, तन मूल रूप से कवि हैं, मनोचिकित्सक चिकित्सक हैं और मनोचिकित्सक हैं, लेकिन और कविता में भी वो मन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग उसी कड़ी में निराला की जो मन की व्यथा है, निराला की जो पूरी यात्रा है उसमें मन की व्यथा बहुत का महत्वपूर्ण योग है। उनकी पूरी साहित्यिक यात्रा में निराला पर पूरे बंगाल का जो पुनर्जागरण है उसका प्रभाव रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव रहा, दयानंद सरस्वती का प्रभाव रहा, विवेकानंद जी का प्रभाव रहा। और जैसा कि उन्होंने 9वीं क्लास के बाद अपनी जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने छोड़ दी क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर 9वीं तक पढ़े थे। तो उस यात्रा में, उसकी पूरी रचना धर्मिता में निराला जी को आप किस रूप में देखते हैं डॉक्टर विनय जी? सबसे पहले तो मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। निराला के जीवन को अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ऐसा जीवन, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार लिखने के लिए पैदा हुआ था, जो लगातार नए ढंग से सोचने के लिए पैदा हुआ था और उसके सामने इतनी सारी चुनौतियां, इतने सारे व्यवधान, इतनी विपत्तियां, इतने शोक के सोचते हुए लगता है कि कैसे संभव हुआ होगा। निराला को जब महाप्राण कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कहा जाता है केवल कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर युग बोलता था, नहीं, ये एक बात थी। लेकिन महाप्राण जब हम कहते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि महाप्राण वही हो सकता है जो कि बार बार तोड़े जाने के बावजूद न टूटे। तो निराला की महाप्राणता इस बात में भी है कि उनके जीवन में जितनी विपत्तियां आई, जितने शोक आए, बावजूद उसके वो कभी टूटे नहीं। कितने आर्थिक अभाव, ऐसा दैन्य जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, पुत्री का शोक जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, चिकित्सा के पैसे नहीं, और समय भी ऐसा कि उस समय ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं नहीं थी, किसी ट्यूबरकुलोसिस ही है, यहाँ पहुँचने में लोगों को समय लग गया। आज की तारीख में जिस फोड़े का जिक्र आता है कि सरोज को एक फोड़ा हुआ था जी, और वो अगर छूने से ठंडा लगता है तो 2 मिनट के अंदर, कोई 1 मिनट में कोई डॉक्टर कहा कि नहीं ये ट्यूबरकुलोसिस का हो सकता है, ये दवाएं दो ठीक। लेकिन उस जमाने में ये संभव नहीं था, लोगों को जानकारियां नहीं थी इस तरह की, और बहुत समय कह रहा हूँ तो इतना समय लगा उसमें। राह ने वो शोक झेला, पत्नी का शोक झेला, तो इस शोक के बावजूद वो लगातार लिखते रहे। लेकिन निराला की रचना यात्रा पे, जहाँ पे कुमार वरुण ने प्रश्न किया था, मैं वहाँ पहुँचूंगा कि निराला ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं जी। निराला कोई नगर में पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन संयोग की बात है, जैसा इन्होंने बताया कि उनमें स्कूली शिक्षा में कोई खास रुचि उनकी नहीं रही, लेकिन स्वाध्याय में रुचि रही, और वो एक ऐसी प्रेरणा होती है, अंत प्रेरणा से चीज़ संभव होती है कि उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो निराला का जो पूरा विकास होता है कवि के रूप में, वो बंगला के वातावरण में,
वो बंगाल पहुंचते हैं और रामकृष्ण परमहंस का जो आश्रम था, जहाँ विवेकानंद जहाँ थे, तो निराला वहाँ पहुँचते हैं और उनके जीवन पे रामकृष्ण परमहंस के सोचने के तरीके का, निराला के सोचने के तरीके का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये एक वहाँ पहुँचने से दूसरा लाभ जो होता है निराला को कि बंगाल में, जिसका कि कुमार वरुण ने जिसकी तरफ इशारा किया कि बंगाल में जो पुनर्जागरण हो रहा था, जो एक सांस्कृतिक नवजागरण हो रहा था, उसके सारे तत्व वो आराम से समाहित करते रहे। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर अपने उरूज पे थे, वो अपना काम कर रहे थे और इनकी जब रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं से गुजरते हुए निराला को महसूस होता है कि दोनों एक ही ज़मीन पे शायद खड़े हैं और फिर वो उनके लिए एक रोल मॉडल भी बनते हैं और उनके लिए चुनौती भी बनते हैं और उन्हीं को तोड़ने की कोशिश भी निराला बाद में करते हैं जब वो मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं। रविंद्रनाथ पे पहली हिंदी आलोचनात्मक कृति किसी की आई तो निराला की आई, रविंद्र कविता का आनंद। मैंने फुटपाथ से वो किताब खरीदी थी जब कॉलेज के दिनों में पढ़ता था। तो दूसरी बात है कि निराला पे रविंद्र का और वहाँ का बहुत प्रभाव पड़ा। अंतर क्या था? अंतर ये था कि निराला कवि थे, निराला कवि थे, मूलतः कवि थे। निराला मूलतः कवि थे और कवि जो होता है ना, आकाश का नहीं होता है, कवि पृथ्वी का होता है। तो निराला मूलतः कवि थे। वो कभी भी रामकृष्ण परमहंस की इस विचारधारा से सहमत नहीं हो सकते थे, न विवेकानंद की विचारधारा से कि आपको स्त्रियों से थोड़ी दूरी बरतनी है, ब्रह्मचर्य रखना है। नहीं, निराला कवि थे और कवि संसार का होता है और संसार का कोई भी व्यक्ति उसी यात्रा से गुजरेगा जो पृथ्वी पर चलते हुए स्त्री पुरुष हाथ एक दूसरे का पकड़े हुए, प्रेम करते हुए, रति करते हुए, संतान उत्पन्न करते हुए, और जो भी उसको मोक्ष अगर ढूंढना है, मुक्ति ढूंढनी है, अगर अध्यात्म ढूंढना है, इसी मार्ग से करेगा। तो निराला बहुत वहाँ रह कर के भी निराला को ऐसे कह सकते हैं कि उससे इस तरीके से संन्यास में, जबकि संन्यास की प्रवृत्ति उनमें थी, अध्यात्म की प्रवृत्ति उनमें थी, बावजूद इसके निराला उनके प्रभाव में नहीं आते हैं और अलग रहते हैं। और निराला की जो कविताओं में जब आप जाते हैं तो जो पहली कविता हिंदी की जो प्रकाशित होती है उनकी, मैं अगर आप अनुमति दें तो उसकी चर्चा थोड़ी की जाए। जरूर। जूही की कली। जूही की कली निराला की पहली कविता। सिर्फ एक कविता पे अगर बात की जाए तो आधे घंटे का समय कम पड़ेगा। जूही की कली ऐसी कविता है जो एक कली सोई है, हवा के झोंके आते हैं, पवन का झकोरा आता है, पवन का झकोरा उसके साथ खिलवाड़ करता है और कली खिल जाती है। बात सिर्फ इतनी है, लेकिन पूरी कविता इतनी सौष्ठव भरी है, उसमें ऐसी ऊर्जा है, ऐसा सौंदर्य है कि जो कली है वो एक स्त्री हो जाती है और पवन जो है वो प्रेमी हो जाता है और एक नींद में पड़ी हुई प्रेयसी को वो सहलाता है, दुलारता है, झकझोरता है, जगाता है, उसके साथ प्रेम करता है और बाद में वो जागृत हो जाती है। अच्छा प्रेम, सच्चा प्रेम, निष्ठावान प्रेम, ईमानदार प्रेम सोए हुए भी अगर घुस आए ना तो वो जागरण में और उत्थान में करता है। दूसरा एंगल जो इसका है वो सूफी वाला, कह सकते हैं कि दार्शनिक, कि एक आत्मा सोई है और जो प्रकृति से बाहर जो तत्व हैं, जो आध्यात्मिक तत्व हैं, वो उसके अंदर घुसते हैं, झकझोरते हैं और आत्मा जाग जाती है। तो निराला की शक्ति ये थी और निराला की काव्य यात्रा को सिर्फ एक कविता के माध्यम से मैं ऐसे देखना चाहूँगा। बहुत गंभीर बात की कि निराला मूलतः कवि थे और आशा जी विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं और जब भी हम छायावाद की बात करते हैं तो, और छायावाद के जो प्रतिनिधि कवि के तौर पर हम निराला को याद करते हैं तो, और जैसा कि आपने कहा, विनय जी ने एक बात और चर्चा की कहीं ना कहीं कि निराला जी केवल युग बोध के कवि नहीं थे, लेकिन जब छायावादी मूल्यबोध के साथ हम निराला की कविताओं को या उनके पूरे संदर्भ को रेखांकित करने की कोशिश करते हैं, उसके आलोचनात्मक जो प्रतिमान गढ़ने की कोशिश करते हैं, तो लगता है कि निराला युगबोध के भी कवि थे। वो अपने युगबोध से ज़्यादा उनका एक गहरा जुड़ाव था और उसमें भी एक प्रगतिशील तत्व था। आप छायावादी संदर्भ में आशा जी निराला को किस रूप में देखती हैं? आशा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर्वप्रथम मैं निराला जी को सादर नमन करती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि छायावाद में प्रगतिशीलता की बात, प्रगतिवादी की बात, तो छायावाद में जो गुण है वो अलौकिक है। और निराला जी की अगर बात करते हैं तो निराला साहित्य के अद्वितीय कवि के रूप में है।
उन्होंने सामाजिक विषमताओं और विसंगतियों, विडंबनाओं और अनेक असामान्य चीज़ों को जीवन भर झेला, या यूँ कह सकते हैं कि उनका जीवन युद्ध भूमि बन चुका था। उनका संपूर्ण जीवन त्रासदी से भरा था। वे विपन्नता में जिए थे, उन्हें पता था कि जीवन क्या है, और यही कारण है कि उन चीज़ों से वो होते हुए गुजर रहे थे। शोषित वर्ग को देख रहे थे, उन वंचित समुदाय को देख रहे थे। मैं एक और प्रश्न करना चाह रहा था बीच में, सॉरी, कि निराला जी की जो छायावादी जो प्रवृत्तियां हैं, छायावादी जो युगबोध है, उस युगबोध के नज़रिए से आप निराला जी को किस रूप में देखती हैं? उस प्रवृत्तियों के जो प्रतिमान है, उस प्रवृत्तियों के माध्यम से आप निराला जी को किस रूप में देखती हैं? अगर वैसे भी अगर बात की जाए तो, अगर उस रूप से भी देखी जाए तो उनकी युगबोध की बात की जाए तो वो तो कालजयी है। कालजयी है तभी जो है उनका मूल स्वर लोक कल्याण के लिए है। उन्होंने पूंजीपतियों के लिए करारा प्रहार किया, और इसी रूप में वो कुकुरमुत्ता जैसी व्यंग्य प्रधान कविता लिखते हैं। जी जी। और उसके माध्यम से पूंजीपतियों को आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं कुकुरमुत्ता को, क्योंकि कुकुरमुत्ता क्या है, एक स्वाभिमानी व्यक्ति है, और उसके माध्यम से आप देखते हैं कि वे कहते हैं कि वो तो खुद स्वयं उग जाता है, जबकि गुलाब नकली है। उसकी बनावट जो है, उसकी जो खुशबू है, उसके रंगो आब है, वो रंगो आब कैसी है, वो रंगो आब जो है वो खाद चूस कर जो है वो प्राप्त करता है। इसलिए जो है कुकुरमुत्ता को वो बताते हैं कि आज जो हमारे समाज में शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसी के खून, उसी के पसीने से जो है हमारा पूंजीपति वर्ग बनते जा रहा है, और जबकि हमारा शोषित वर्ग जो है वो नीचे ही दबते जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि निराला ने क्या किया है कि साहित्य के अंदर जाकर जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि साहित्य जो है समाज को रोशन करता है, तो उन्होंने क्या किया है कि संवेदना के धरातल पर पहुंचकर संवेदना को पहले पनपने की कोशिश की है, क्योंकि वो जन कवि थे, वो मानववादी कवि थे। तो जब मनुष्य के अंदर मनुष्यता ही नहीं रहेगी तो समाज का निर्माण कैसे होगा? यही कारण है कि मनुष्य को बनाए रखने के लिए मनुष्यता होना ज़रूरी है। आपने बड़ी अच्छी बातें कही कि निराला के जो मानववादी जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को आपने रेखांकित किया। लेकिन विनय जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि निराला की जब भी चर्चा होती है तो राम की शक्ति पूजा की भी चर्चा होती है, और निराला और राम की शक्ति पूजा एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। और हिंदी कविता की जो विकास यात्रा है उसमें यदि 5-10 जो कविता को हम चुनते हैं प्रतिनिधि कविता के तौर पर, तो उसमें राम की शक्ति पूजा को भी हम रखते हैं, उसमें उस कोटि में रखते हैं। और उसके माध्यम से पूरे छायावादी जो काव्य आंदोलन है, उस काव्य आंदोलन को भी समझ सकते हैं। यहाँ तक कि जो राजनीतिक जो राजनीतिक जो आंदोलन चल रहे थे गांधी के नेतृत्व में, और उस समय के उस नेतृत्व को भी हम समझने की कोशिश उस कविता के माध्यम से कर सकते हैं। और जो छायावादी जो भी मूल्यबोध है, उस मूल्यबोध को भी समझते हैं उस कविता के माध्यम से। आप इस पे क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? देखो वरुण, ऐसा है कि निराला को या किसी भी कवि को उसके समय के संदर्भ में ही देखना पड़ेगा जी। तो निराला का जो काल था वो भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी जी, स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था, देश नए ढंग से जाग रहा था, देश नए विचारों से लगातार टकरा रहा था। और ये नए विचार ऐसा नहीं है कि सदन में या दिल्ली के गलियारों में या कहीं केवल कोलकाता में, नहीं, ये देश के कोने कोने को छू रहा था। गांधी देश के कोने कोने तक पहुंच रहे थे, नेहरू देश के कोने कोने तक पहुंच रहे थे। और वह समय था कि एस्टम एडवर्ड एस्टम गद्दी को ठुकराता, जिसमें निराला ने कविता लिखी है। हालांकि अब जब अगर आप क्राउन सीरियल देखते हैं तो एस्टम एडवर्ड एस्टम के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं उपजती है, लेकिन दूर से निराला तो उसको एक प्रतीक के रूप में ऐसे ही देख सकते, एकदम देख सकते। तो वो समय ये था, वो समय था जबकि पूरे समाज में आज़ादी की लहर थी, संघर्ष का मादा था, व्यक्ति अपनी पहचान समाज में ढूंढ रहा था। और संघर्ष में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कि आपके अंदर, आपके भीतर की जो आत्मा है वह जागे, और आत्मा में शक्ति जागे। तो पूरी जो उस समय समस्या थी वो जगाने की समस्या थी। राम की शक्ति पूजा पर जाने के पहले बादल राग पे जाना पड़ेगा, लेकिन
जागा हुआ व्यक्ति भी टूटता है, जागा हुआ व्यक्ति भी हारता है। राम की शक्ति पूजा में जो कथा है वो कथा न वाल्मीकि रामायण में है और न रामचरितमानस में है। हाँ। तो वो कथा आती है कहाँ से? वो निराला का जो बंगाल से जो प्रेम था ना, वहाँ कृतिवास रामायण एक बहुत चर्चित है, जो कि लोक रामायण के रूप में उसकी महिमा है, और निराला पर उसका बड़ा प्रभाव था। जब आप राम की शक्ति पूजा की पंक्तियों से गुजरेंगे तो कई जगह पे सीधे के सीधे बिंब आ जाते हैं, वहाँ से उन पंक्तियों का अनुवाद आ जाता है जी। और उसमें जाने का समय नहीं है, यहाँ पे हम लोग कोई कक्षा में तो बैठे नहीं है। लेकिन बंगाल में जो लोक रामायण एक हुआ करती थी कृतिवास के द्वारा, कृतिवास रामायण के रूप में चर्चित है और आदरणीय किताब थी और बहुत लोगों लोकप्रिय भी थी, निराला पे उसका प्रभाव पड़ा था। वहां से वो कथा उठाते हैं और उस कथा में होता क्या है कि जब मैं कथा में आ रहा हूं कि रावण शक्ति को साथ लेता है और शक्ति की गोद में रावण बैठा है और शक्ति उसकी रक्षा कर रही है, तो राम बेहबल हो जाते हैं। राम को लगता है रावण के प्रहार से पूरी सेना, जो कि ये कथा कहीं नहीं है, पूरी सेना भाग खड़ी होती है, कोई टिक नहीं पा रहा है सामने। हनुमान भी नहीं टिक पाते हैं कृतिवास रामायण में, लेकिन यहाँ पे राम के साथ सिर्फ हनुमान टिकते हैं। और जब राम देखते हैं कि शक्ति उसके साथ है तो राम बेहबल होते हैं। और राम की बेहबलता के कारण आप सोचने की कोशिश कीजिए कि उनकी जो प्रिया है, उनकी जो अर्धांगिनी है, उनका जो सबसे कोमल अंश है जीवन का, वह रावण के कब्जे में है। तो जो राम केवल यह नैतिक पराजय की बात नहीं थी, केवल यह पुरुष के दूसरे पुरुष से पराजय की बात नहीं थी, केवल यह ऐसा नहीं था कि सत को या सद को प्रतीकित करने वाली शक्ति हार रही है असत को प्रतीकित करने वाली शक्ति से। केवल यह भी नहीं था, यह एक मनुष्य की पराजय भी थी कि जिसकी पत्नी किसी और के कब्जे में है और छुड़ा नहीं सकता है। ये मामूली वेदना नहीं है। लेकिन ये प्रतीक मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि कई आलोचकों ने, खास करके नंद किशोर नवल ने बड़ी गहराई से रेखांकित किया है और मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि राम के जो टूटने का चित्र उसमें है, मैं उन पंक्तियों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन राम के जो पराजय राम जो दिखते हैं विह्वलता, वह विह्वलता पुरुष के अहंकार के टूटने की विह्वलता नहीं है, उसमें एक मनुष्य की वेदना है, एक मनुष्य की पीड़ा है, एक मनुष्य की कातरता है उसमें। राम तो उस तरह से दिखते हैं। तो वो जो स्थिति होती है ना, वो जब मनुष्य के भीतर टूटन होती है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के संघर्ष में व्यक्ति नहीं टूट रहा था, व्यक्ति टूट रहा था, उसकी रोज की जरूरतें, बच्चा, उसकी बीवी का बीमार पड़ जाना, तब भी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। तो वहां शक्ति कहां से आएगी? ये तो इसलिए व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि सब समाज जाग गया तो सब कुछ इकट्ठे जाग गया। समाज में व्यक्ति होता है और व्यक्ति की दैनंदिन की समस्याएं भी होती हैं। बड़ा कवि बाहर ही नहीं देखता है, बड़ा कवि मनुष्य के भीतर भी देखता है। निराला बड़े इसलिए हैं कि मनुष्य के भीतर भी उसी समय देखते हैं जिस समय बाहर देख रहे थे। तो वो जगान तब वहां पे कहते, तब वहां पे जो पूरी कथा आगे है कृतिवास रामायण से भी लेते हैं और आगे चीजों को जोड़ते हुए फिर वो कहते अंत कहाँ होता है? अंत होता है कि शक्ति राम के मुंह में प्रवेश कर रही है। तो राम में जो शक्ति का भीतर प्रवेश कर जाना, यानी यह किसी दैवी शक्ति का आवाहन नहीं था, यह किसी दुर्गा का या किसी का आवाहन नहीं था। और कमल अर्पित करने की बात भी जो है, नील कमल अर्पित करने की बात, इस तरह के कह सकते हैं कर्मकांड को का भी महत्व वहां केवल बिंबात्मक है, प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, क्योंकि तब अपनी आंख निकाल के चढ़ाने की बात, क्योंकि अगर हम पराजित होते हैं, मेरी पत्नी वहां रह जाती है, मैं आधा ही लौटता हूं, मेरी एक आंख तो ऐसे ही गई, मैं तो अब जो दो मिलके देख रहे थे सब कुछ अब एक ही देख रहे हैं। यहां पे मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति के अंदर शक्ति के संचार की का जो बिंब यहां पे है ना, वो भी आता है। तो राम की शक्ति बड़ी पूजा, बड़ी कविता इसलिए भी है क्योंकि वह मनुष्य को जागृत करने के लिए और उसे उसके आत्म को शक्तिशाली बनाने का आह्वान के साथ कविता खत्म होती है। मुझे लगता है ऐसा कि यह बड़ी कविता इसलिए क्योंकि इसमें शक्ति की मौलिक आराधना की बात की जाती है। लेकिन आपने जो बातें कही थी कि बादल राग की आपने चर्चा की और उसके कॉन्टेस्ट में आपने राम की शक्ति पूजा की जो चर्चा की,
या थोड़ा सा कॉन्टेस्ट बदल है। बादल राग में एक अलग फ्रेम है, एक अलग तरह की जागरण के गीत है। जैसा मैंने उस कविता को पढ़ रहा था, आत्मसात कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा। आपका इस पे क्या विचार है? उस जो उनकी कविताओं का जो फ्रेम है उसको किस रूप में आप देखती हैं? देखिए, निराला जी की जो भी कविता है वो सबसे पहली बात, मैं सर की बात से सहमत हूँ, वो जागरण की बात है। क्योंकि उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो क्या कर रही हैं, पहले आत्मचेतस को जगाती हैं। क्योंकि व्यक्ति के मन को अगर जगाया जाए तो वो उसके अंदर वो संवेदना आएगी। क्योंकि आज हमारी पीढ़ी के साथ क्या है, संवेदना ही समाप्त हो गई है, भावना ही खत्म हो गई है। तो जब भावना ही खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व तो मर गया। तो निराला ने उसको जगाने का कार्य किया है। और राम की शक्ति पूजा की बात अगर की जाए तो वो तो अपने आप में अद्वितीय कविता है। और राम को जिस प्रकार से चित्रित किया गया है, निराला जी ने जो चित्रित किए हैं वो अलग तरीके से किया गया, तुलसीदास ने अलग तरीके से किया। लेकिन उसमें तो राम को उन्होंने एक रचनात्मक तरीके से, उनकी अपनी एक क्रिएटिविटी है निराला जी की, और वो पूरे युगबोध की क्रिएटिविटी है, मुझे लगता है। उन संदर्भ में उन्होंने चर्चा की। और निराला पर जब भी बात होती है तो मुक्तक छंद की बात होती है जी। वो छंद के जो बंधन, जो पारंपरिक जो रिवाज थे, उस रिवाज को निराला ने तोड़ा। उसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, सबसे अगर बात की जाए तो मनुष्य भी अपने कर्मों से बंधा हुआ रहता है और कर्म के बंधन से मुक्ति चाहता है। तो यही कारण है कि निराला जी को भी लगा, क्योंकि साहित्य में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुक्त छंद की बात की, कविता को स्वतंत्र रखा। और जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो खुद के तंत्र में बंध जाता है, स्व अनुशासन में बंध जाता है। यही कारण है कि कविता क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई, खुले आकाश में सांस लेने लगी और कविता में अलग तरह की प्रभाव हो गई। जैसे आज कविता क्या है, मैं आज घर जाना था, बेकार हूँ बैठी, सोचती हूँ कुछ करने को, तब लगता है लाचार हूँ बैठी। आज कविता जो है कभी भी कोई भी कर सकता है, उसमें छंद विधान नहीं है। तो निराला जी ने जो है पाठक और रचनाकार के लिए एक अलग तरह का रास्ता निकाला, एक नई दिशा दी और शब्दों को पिरोना उन्होंने सिखाया। और यही कारण है कि आमूल चूल जो परिवर्तन था, जो पद्धति पहले की थी, जो प्राचीन पद्धति होते जा रही थी कि अलंकारों का बोझ लेना है, छंदों का विधान करना है, इतनी मात्रा गिनना है, इस तरह से करना है, उनको उन्होंने खारिज कर दिया और एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए कविता को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया और शब्दानुशासन में उसे बांध दिया गया। कविता में एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई, एक नई संस्कृति आई, एक नए रूप का जो है उन्होंने कई उद्घोषणा की उन्होंने। और अगर देखी जाए तो जूही की कली, जैसे सर थोड़ी देर पहले जूही की कली की चर्चा कर रहे थे, विजन वन वल्लरी सो ही थी सुहाग भरी। इस कविता की अगर शुरुआत की जाए तो आप देखते हैं कि इसमें कहीं भी जटिलता नहीं है। भले ही तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आम पाठक वर्ग भी हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं, साक्षर नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को समझ रहे हैं और यही उनको अद्वितीय बनाता है। यही निराला की खासियत है। बड़ी अच्छी बातें आपने की। निराला के मुक्त छंद की जो एक नई तरह की प्रतिमान उन्होंने करने की कोशिश की। और जब भी हम निराला पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यदि सरोज स्मृति की चर्चा न की जाए तो बातें अधूरी सी रह जाती है। क्योंकि कहीं और निराला की जो खुद की जो चेतना में एक जो बदलाव था, उस बदलाव को उन्होंने सरोज स्मृति में महसूस किया और लिखा भी है। वो कहीं ना कहीं शोक गीत भी है, सर टॉमस रो के साथ जोड़कर देखा जाता है। आप कवि भी हैं, मनोचिकित्सक भी हैं, उस पूरी प्रक्रिया के साथ आप सरोज स्मृति को कैसे देखते हैं? ये 16 मात्रा के छंद में लिखी हुई कविता है जी। और लोक में भी इस छंद में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में लिखी गई हैं, पहले से परंपरा है। निराला, मैं इनकी बात को जोड़ते हुए वहाँ पहुँच रहा हूँ कि निराला की कविता मुक्त छंद में है लेकिन छंद मुक्त नहीं है। हाँ। निराला आपकी बात से सहमत। निराला की जो तुलसीदास कविता है, मैं तो सिर्फ किसी एक कवि का, आनंद जी एक हैं, फेसबुक पे जुड़ा हूँ उनसे, उनकी एक कविता मैंने उस छंद में देखी है, किसी और की कविता मुझे आज तक दिखी नहीं। तो असल में क्या है कि निराला कर तो कुछ भी सकते थे, शब्दों पर असाधारण अधिकार था। मेरा नवल जी कहते थे कि अमरकोश कंठस्थ बहुत कम लोगों को होगा,
तो कंठस्थ अगर जिनको होगा उनमें प्रसाद होंगे, पंत होंगे, निराला होंगे और दिनकर। इन लोगों को अमरकोश की संस्कृत की पूरी शब्दावली पे असाधारण अधिकार। तो निराला जिस तरह से शब्दों को बरतते हैं वो असाधारण अधिकार है। और लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि निराला की जो शब्द संपदा थी वो अकूत थी, एक। दूसरी बात, छंद की शक्ति भी उनमें अकूत थी। और तीसरी बात ये कि वो कलात्मकता भी उनमें भरपूर थी। निराला मूलतः रोमांटिक पोएट थे। छायावादी कवि उनको इसलिए भी, रोमांटिक पोएट जो होते हैं वो भावनाओं पे उनका जोर होगा, एक। दूसरी बात कि व्यक्ति परकता होगी। तो निराला के काव्य में जब आप सरोज स्मृति की बात करेंगे तो निराला के गीतों की भी बात करनी पड़ेगी। जो 500-550 गीत निराला ने लिखे हैं तो उनकी भी बात करनी पड़ेगी। निराला बड़े कवि थे और बड़ा कवि रोएगा भी तो कलात्मक रोएगा। तो सरोज स्मृति में जो निराला का उच्छ्वास है ना, बड़ा ही कलात्मक है उस मामले में भी, और स्मृति के तर्क पे है। इसलिए पूरी की पूरी जो कविता की यात्रा है ना, वो जीवन की स्मृतियों से चीजें आती हैं। और निराला, ये कविता जब पूरी होती है, जब पूरी कविता आप पढ़ते हैं तो सिर्फ निराला के दुख की कविता नहीं रह जाती है। ये कविता उस इलाके के, बैसवाड़ा के इलाके के किसी भी किसान परिवार, किसी भी निम्न मध्य वर्ग के व्यक्ति की जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा उस पर गूंजती है कि कैसे उसके अभाव थे, न विवाह कर पाया, न कुछ कर पाया, न उसके लिए कुछ भला कर पाया, न इलाज करा पाया, और फिर वो पूरी वेदना। तो इस तरह से, लेकिन ये कविता एक तरह से निराला के लिए कैथारसिस भी थी। वो तर्पण भी कर रहे थे और इस पीड़ा से मुक्त, ऐसा कह करके शायद वो नए जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने को तैयार कर रहे थे। एक महाप्राण को यही करना होता है क्योंकि वो महाप्राण है। निराला जी पे बातचीत करने के कई संदर्भ हैं, कई ऐसे संदर्भ हैं जिस पे बातचीत लगभग नहीं हो पाई है, और क्योंकि निराला जी पर बातचीत करना इतना आसान भी नहीं, इतने कम समय में उनकी एक कविता पर 2-3 दिन बातचीत की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और निराला जी लगभग सभी विधाओं में लिख रहे थे, कुछ उन्होंने उपन्यास भी लिखे, उन पे भी लगभग बातचीत नहीं हो पाई। मूलतः उनके रचना कर्म के बहाने हम उनके कवि व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व को लेकर बातचीत कर पाए हैं। और आगे की बातचीत अगली सीरीज में हम लोग इस पर फिर बातचीत करेंगे, फिर इकट्ठा होंगे। और इसी के साथ हम आप सबका बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।